नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कॉम्पिटेंस सम टाइम्स से रिलेटेड एक अलग ही बुक आती है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का, जो कि टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये सहायक अध्यापक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, आपको पता होगा कि प्राइमरी सुपर टेट में यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और आपको बता दें कि हम लोगों ने नदियाँ वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 पहले कर चुके थे, जिसमें लगभग 25 प्रश्न थे। ये वाला पार्ट लगभग उतने ही 25 के आसपास प्रश्न होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे, जिसको हम इस टॉपिक में करेंगे। तो ये नदियों से रिलेटेड है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में इस बुक को ख़त्म कर दिया जाए। बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो को पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है तो उस पर भी आप ज़रूर बताइएगा कि वही सही है या उससे कम समय में इससे टॉपिक को या जो भी अगले टॉपिक आए उनको ख़त्म किया जाए कम से कम समय में। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। 24 प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट यानी कि पार्ट 1 में नदियों वाला पार्ट 1 में कर चुके थे। आज हम 25वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी जो है मानी जाती है, फेमस नदी भी आप कह सकते हैं। तो कौन सी नदी? कोसी नदी जो है ना, कोसी नदी, ये काफ़ी अपने मार्ग को परिवर्तित करने में जानी जाती है। हमारे कुछ ही दूरी के पास ये नदी है, कोसी नदी, जो कि अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए काफ़ी जानी जाती है। ये बिहार और यूपी वाले क्षेत्र में काफ़ी भयंकर बाढ़ जो है आती है। जब इसमें आती है बाढ़ तो बी वाला विकल्प सही। कोसी नदी की बात करें तो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कितना अच्छा पॉइंट है कि ये बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, और बिहार का शोक इसी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। काफ़ी अच्छे प्रश्न। गोरखपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर सी का। तो राप्ती नदी जो है ना, उसके तट पर जो है गोरखपुर शहर जो है स्थित है। और योगी आदित्यनाथ जो कि आज यूपी के सीएम हैं अभी, तो वो भी गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, संसदीय क्षेत्र है उनका। आगे चलते हैं, विधायक क्षेत्र है उनका। व्याख्या, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 27, यमुना नदी का उद्गम स्थल। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर हमारा हो जाएगा बंदरपूछ। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न। बंदरपूछ से जो है यमुना नदी निकलती है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। व्याख्या, यमुना नदी काशी स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्री कांठा से निकलती है। 1385 किमी की यात्रा पूरी कर प्रयाग में गंगा में आकर मिल जाती है। यह उत्तर काशी एवं देहरादून जनपदों से होकर गुजरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ टॉन्स, गिरी और आसन जो है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ है। चंबल है, बेतवा है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ जो इसमें लिखा नहीं गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। जब गंगा बात हो रही है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत उसका नाम क्या हो जाता है, वो आपको बताना है। तो हमारा गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या, फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का जो भारत के में और पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित एक स्थान है, वहाँ से गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और फरक्का परियोजना भी गंगा ही नदी पर है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से जब फरक्का नामक स्थान से जब प्रवेश करती है ना, तो उसका नाम जो है पड़ जाता है क्या? पद्मा नाम पड़ जाता है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदरपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र के मिलने से इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है।
मेघना या यमुना। अच्छा, यमुना जो है ना ये ब्रह्मपुत्र का नाम चेंज हो जाता है बांग्लादेश में। बाकी चीजें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनंदू में नहीं है। हिमनंदू में इसमें से कौन सी नदी का स्रोत नहीं है, तो वो नहीं है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक, ठीक है ना, कुख्यात नदी भी, प्रसिद्ध नदी भी बिहार की कही जाती है। सी वाला विकल्प, जो कि ये हिमनंद से नहीं निकलती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी सभी हिमनंद की नदियां हैं। मंदाकिनी नदी चोड़ाबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में यह काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा नदी अलकापुरी स्थित शतुपथ शिखर के हिमनद एवं शतुपथ ताल से निकलती है। इस शीर्ष पर इसे विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें नंदाकिनी, धौलाधीरी, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडारी नदी आदि नदियां आकर मिलती है। किसमें? अलकनंदा में आकर मिलती है। जल के घनत्व एवं अपने विशाल अफवाह क्षेत्र के कारण यह राज्य की प्रधान नदी है। उत्तराखंड की जो ये प्रधान नदी है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ एवं पंच प्रयाग इसी नदी के पावन तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, जबकि कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है, जो कि कोसी नदी का स्रोत हिमनंद नहीं है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बाकी चीजें इतने पॉइंट थे इसमें, अच्छे ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो आपको बहुत सरल प्रश्न है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त बहाव जो मेघना बता है, वही जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न नंबर 31, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। मगर और घड़ियालों का संरक्षण जो है कहाँ पर किया जा रहा है, किस नदी पर किया जा रहा है, वो आपको बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, तो कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है, आपको पता होगा जो चंबल नदी है ना वहां पर। चंबल और सोन नदी, ये वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चंबल, मुनैरा तथा छतरपुर में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किमी है। काली, सिंध, पार्वती एवं बनारस इसकी सहायक नदियाँ। देखिए इतनी छोटी छोटी नदियाँ हैं। काली, सिंध, पार्वती और बनारस जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की घाटी गहरे बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब गहरे बीहड़ जो गड्ढे होते हैं ना, ये चंबल नदी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पर्वत से नर्मदा के उद्गम के निकट से निकलती है। रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पटना में निकट यह गंगा में मिल जाती है। मैंने आपको बताया कि गंगा में जो है पटना में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। छिप्रा अजंता क्षेत्र के बीच यह एक दरार घाटी के रूप होकर बहती है। ताप्ती नदी आपको पता होगा कि रिफ्ट घाटी है, तो ये पहाड़ियों के बीच वाले क्षेत्र से बहने वाली एक नदी है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह नदी एक ज्वारनमुख का निर्माण करती है इस खम्पात की खाड़ी में, जो कि ये वाला क्षेत्र होता है ना, जैसे अब देखे होंगे ये वाला ऐसे भारत का नक्शा है, तो ये खम्पात की खाड़ी में आकर जो है यहाँ पर वो गिर जाती है ताप्ती नदी। सूरत इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर लिखा भी गया है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर स्वर्ण नदी के किनारे स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जमशेदपुर शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दोनों का नाम आता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत की नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित आबरकंटक नामक स्थान से ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर ऊंचाई है से निकलकर जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का मतलब कि
ऊंचे पहाड़ से पानियों का गिरना होता है ना, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। तो यह नदी डेल्टा की बजाय एंचुअरी बनाती है। अपने अंतिम समय में यह 1300 किमी प्रवाहित होकर खम्पात की खाड़ी में जो है जाकर गिर जाती है। तो खम्पात की खाड़ी में ताप्तावरी नर्मदा नदी दोनों गिरती है, ध्यान रखिएगा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी तवा नदी है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के प्रमुख नदी तथा पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है। तवा की प्रमुख सहायक नदियाँ देनवा, मालिनी और सुखतवा है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, काफ़ी ध्यान रखिएगा। ये बरसात के दिनों में इनमें पानी रहेगा, नहीं तो गर्मी के दिनों में इसमें पानी नहीं रहता है। यानी कि मौसम संबंधी ये नदियाँ हैं, मौसम पर डिपेंड रहने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा इसमें से कौन सी नदी नहीं बनाएगी? तो देखिए यहाँ पर डेल्टा गंगा नदी बनाती है, तो हम ए के साथ चले जाएंगे। ए वाला विकल्प जो है सही बा कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, सॉरी, ये सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। 35 का हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 है ना, तो प्रश्न नंबर 35 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी वाला विकल्प। अब यहाँ देखिए ताप्ती भी दिया गया है और इस दोनों विकल्प को सही माना जाएगा। सी तो उत्तर दिया ही गया है। सी और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती है, बात को ध्यान रखिएगा। भारत में डेल्टा न बनाने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अब विकल्प के आधार पर हमें दोनों विकल्प पर जाएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 34। निम्नलिखित में से पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदियाँ कौन सी? पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। जबलपुर में पश्चिम में 160 किमी तथा विंध्याचल एवं सतपुरा श्रेणियों के मध्य पश्चिमी की ओर बहती है। जबलपुर में यह बेहला घाट के संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए मनोरम धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह नदी भ्रंश घाटी, यानी भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि दोनों तरफ पहाड़ों में प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुअरी बनाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट में त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल मध्य प्रदेश में जाना पावा पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान में कोटा होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहुंचकर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मिल जाती है। रामगंगा नदी गढ़वाल के पूर्वी भाग से नैनीताल के निकट से निकलती है। इसका उद्गम एक हिमनदी के से होता है। यह काला के निकट मैदान में प्रवेश करती है और दक्षिणी पूर्वी की ओर आगे बढ़ते हुए कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये भी मिल जाती है। तो ये कुछ नदियों के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुखी बनाती है? कौन सी नदी ज्वारनमुख बनाती है? तो कौन सी नदी बनाएगी? 36 का प्रश्न कर रहा है। तो नर्मदा नदी जो है ज्वारनमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 36 हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कर रहा है दामोदर किसकी सहायक नदी है? प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि दामोदर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, वो आपको बताना है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह हुगली नदी जो है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल कोलकाता, बी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। हुगली नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। कोलकाता
पश्चिम बंगाल बंदरगाह पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह जिसको हम पूर्व का लंदन कहते हैं वो इसी नदी के तट पर स्थित है। हुबली नदी पर ध्यान रखिएगा। भारत की निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 38 है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, प्रश्न नंबर 38, तो वो दामोदर नदी को कहा जाता है। केमिकल काफ़ी इस नदियों में पाया जाता है, तो बी वाला विकल्प जो है सही जहा जाता है। जैविक मरुस्थल इस क्षेत्र को कहा जाता है। इधर की इस नदी के किनारे जो भी फसलें होती है उसमें ना केमिकल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो जो कि शरीर को हमारे नुकसानदायक होते हैं। दामोदर नदी में पर्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डिसल्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किमी लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह जाती है। गौरतलब है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक, मैंने कहा था ना कि बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है, तो कौन सी नदी, तो 39 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प। अभी हमने बात किया कि बंगाल का शोक दुख एक ही बात होता है, तो ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 40 पर, और निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है, इसमें से कौन सी सबसे प्रदूषित नदी, तो वही प्रश्न फिर से कई तरीके से एक ही प्रश्न को दोहरा कर पूछ रहा है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब देखिए दामोदर नदी झारखंड के पठार से निकलकर इस पठार के मध्य में प्रवाहित होते हुए कोलकाता के दक्षिण में हुबली में विलीन हो जाती है, हुबली नदी में जाकर मिलती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। मतलब ये जो छोटा नागपुर के पठार से होते हुए बहती है ना, तो वहाँ भी छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, तो पठारों के बीच में बहने वाली नदियों को भ्रंश घाटी कहते हैं, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। स्वतंत्रता के तत्पश्चात 1948 अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर दामोदर नदी निगम नामक परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत इस नदी पर अनेक बांध निर्मित किए गए हैं, जैसे पंचेत बांध, तिलैया बांध आदि। इस नदी पर यह बांध बनाए गए। यह पश्चिमी बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषण के कारण जैविक विविधता इस नदी में तेजी से घट रही है। जैव विविधता जो है तेजी से इस नदी पर घट रही है। इसी कारण दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दिया जाता है। बाकी प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उत्तर तो आपको दिख ही रहा होगा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लई नामक स्थान से निकलती है। क्षिप्रा मोर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतपुड़ा तथा एवं अजंता श्रेणी के बीच एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह एक ज्वारनमुख का निर्माण करती है, जिसको एचुरी कहते हैं। एचुरी याद रखिएगा, ज्वारनमुख को एचुरी कहा जाता है। एचुरी का निर्माण करती है एवं खंपात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। सूरत नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी पर महानदी मध्य प्रदेश में सिहावा क्षेत्र श्रेणी से निकलती है। हंसदेव, इब, तेल आदि इसकी सहायक नदियां हैं। जो महानदी की सहायक नदियां हैं ये सब हैं। और महानदी उड़ीसा के कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलती है। कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा घाट प्रथा, माल प्रथा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। जो कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात हो रही है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का भाग रायचूर के दोआब के नाम से, अच्छा ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के जो बीच वाला भाग होता है इसको रायचूर के दोआब के नाम से जाना जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न नंबर 42 ये कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं, इसमें से कौन एक सुमेलित है यानी कि गलत है वो आपको बताना है। तो गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे, सही है, ठीक। उसके बाद जबलपुर किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण इसी स्थान पर किया जाता है,
ठीक है ना, जबलपुर में। सूरत कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? बी वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा। रावी नदी के किनारे जो है लुधियाना शहर नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर राप्ती नदी पर, जबल नर्मदा नदी पर तथा सूरत ताप्ती नदी पर तथा लुधियाना सतलज नदी पर जो है ये स्थित है शहर। बाकी चीज़ें वो गलत था, ध्यान रखिएगा। बाकी इसका भी प्रश्न दिखी गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सबसे आपको पता होगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है। 43 प्रश्न हो गया। अब व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थित अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हिरन, शेर, तवा, शक्कर, दूधी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसमें से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाएगी? तो वो नदी हमारा होगा महानदी। डी वाला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 44 का सही हो जाएगा। तो महानदी जो है एस्चुअरी का निर्माण नहीं करता है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, एस्चुअरी का यानी ज्वारनुमुद्र का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अमरकंटक से दक्षिण में सिहावा के निकट 42 किमी ऊंचाई से निकलती है। यह 890 किमी बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जिससे हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब प्रश्न नंबर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 45। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इसमें से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, वो आप पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 45 का। तो कौन सी नदी? महानदी। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सभी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। अब गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है एवं प्रायद्वीपीय भारत नदियों की सबसे लंबी नदी, जिसकी 1465 किमी इसकी लंबाई है नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है गोदावरी नदी को। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के नामक एक झरने से निकलती है। ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1400 किमी इसकी लंबाई पूरी है। वैगाई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। ये पश्चिम घाट में नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य पूर्वी राज्यों में पूर्वी तट पर आने वाला ये राज्य है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चियांग ग्लेशियर से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से के समीप से निकलता है रावी नदी, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। सिपकिला दर्रे के पास भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिपकिले दर्रे से ये जो है प्रवेश करने वाली नदी सतलज नदी है। अब पश्चिमी भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ये अभी आपको याद रखना चाहिए कि भाखड़ा नांगल बांध जो है प्रसिद्ध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से होता है। यहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो वहाँ पर जो है क्या नाम हो जाता है? गंगा नाम हो जाता है। अगर अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, प्रयाग में मिलकर निकट परस्पर मिलती है। तो ट्रिक विष्णु गंगा जो है ये दोनों में दिया है। विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों मिलती है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यह बंदरपूछ के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और कोसी नदी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, जो कि छोटा नागपुर की पहाड़ियों से बहती हुई ब्रह्मस घाटी की ये नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, आपको पता ही होगा। लंदन नगर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको पता ही होगा कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित
है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है क्योंकि मिस्र की संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक विकास इसी नदी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि मिस्र जो है रेगिस्तानी एरिया है और रेगिस्तान एरिया में अगर कोई भी नदी बहती है तो वो उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। इसीलिए जितना भी इसका अगर आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करता है तो वो सिंधु नील नदी ही करती है। और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है नील नदी, आपको पता होगा। कृष्णा नदी का पर नागार्जुन परियोजना भी स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ललितपुर में माटा टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर, तो ध्यान रखिएगा ललितपुर में ये बनाया गया है यूपी के। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नदियों वाले पार्ट से। अब हमारा नदियाँ वाला पार्ट समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्द करेगा। जल्द ही हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।